हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है और नॉट मेरे चैनल के थ्रू से और किसी भी और चैनल के थ्रू से, तो आपको आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस वीडियो को समझने में। इसलिए मैंने फुल वेव रेक्टिफायर को सेपरेटली बनाया हुआ है। ठीक है, तो समझते हैं कि इसमें क्या है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद जो मेरे लैंग्वेज को पिछले वीडियो से समझते हुए आए। ठीक है, तो देखते हैं इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हाफ वेव रेक्टिफायर के जब हम बोलते थे तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता था, उसमें आपके फुल एसी इनपुट के बदले में केवल हाफ ऑफ द फ्रैक्शन ही अलाउ होता था। यहां नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हाफ तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये फुल ही जाएगा। ओके, तो इस बीच से आप ये समझ सकते हैं, कॉमन सेंस लगा कि इसमें केवल सारे के सारे इनपुट हो गए। दूसरा डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हमने फिल्टर सर्किट का या तो कैपेसिटर या तो इंडक्टर, मैंने कैपेसिटर पढ़ाया हुआ था, कैपेसिटर लगाते हैं ताकि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के फेनोमेना से क्या करता है, उसमें एक कांस्टेंट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज प्रोवाइड करके रखता है एंड यू गॉट अ कांस्टेंट वोल्टेज, दैट मींस डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक तरह का एसी इनपुट सिग्नल है। ये क्या है, एक तरह का एसी इनपुट सिग्नल है। ओके, और ये एक फिर से क्या है, कौन सा कॉइल हम इसे कहते हैं, कौन सा कॉइल कहते हैं इसे। अब चाहे तो वीडियोस को कुछ मिनट स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अभी वो पुरानी बातें ही रिपीट होगी। प्राइमरी कॉइल कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम इसे, सेकेंडरी कॉइल के नाम से जानते हैं। ओके, और ये दोनों मिलके आपस में क्या बनाते हैं, कौन सा ट्रांसफार्मर बनाते हैं, मैंने आपको बताया था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर किस ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, स्टेप अप का नहीं। ठीक है, अब उस वाले में एक डायोड D1 था और यहाँ पे वहाँ सिर्फ केवल एक डायोड था। यहाँ हम लोग दो डायोड D1 और D2 यूज करते हैं। लोड रेसिस्टेंस को वहाँ हमने यहाँ लगाया था, इस बार लोड रेसिस्टेंस को हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाते। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे जो हमने इसको कनेक्ट किया है, हम इस तरह का जब कनेक्शन करते हैं तो इसे हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल या सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। यानी हमने क्या किया है कि इसे बीचों बीच से कनेक्ट किया, सेंटर टैप करने का मकसद क्या होता है कि जो जितना करंट ऊपर में ड्रॉ होगा उतना ही होगा नीचे में भी, इसलिए इसे सेंटर टैप करते हैं। अब यहाँ पे वही बात हो जा रही है कि आप यहाँ सेंटर टैप करने के लिए मजबूर है ताकि आपको ऊपर से इक्वली दोनों मिले। ठीक है, अगर आप सेंटर टैप नहीं यूज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको 4 डायोड वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा। 4 डायोड वाले सिस्टम को ही ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक अलग से सेपरेट वीडियो लाके बता दूं कि ये फुल वेव रेक्टिफायर की प्रिंसिपल और ब्रिज रेक्टिफायर सेम होता है। ऐसे केस में हम वापस सेंटर टैप को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सेंटर टैप को यूज नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी इस तरह का सर्किट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो करंट को कंडक्ट करेगा, वो क्लोज्ड पाथ की तरह काम करता है। अगर वो ऑफ है, वो रिवर्स बायस में तो वो ऑफ हो जाता है, करंट को कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। नहीं देखा है वीडियो तो जाके आप उससे पहले देख ले, पिछले वाला वीडियोस। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी वर्किंग को समझना शुरुआत करते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इसके वर्किंग में उसी तरीके से कि अगर हमने क्या किया कि इसमें हमने पॉजिटिव यानी फर्स्ट हाफ साइकिल दिया है तो ये करंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इससे क्या होगा कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस से ये इसमें लिंक होगा। क्या लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। लिंच लॉ से आप इसे कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। ठीक है, अब समझिए यहाँ ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायोड का पॉजिटिव यानी पी टाइप है, तो ये कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस में आ गया। लेकिन ये जो डायोड D1 है, D2 है सॉरी, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, इसे कलर में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये आपका रिवर्स बायस में आ गया। किस में आ गया, रिवर्स बायस में।
तो मैंने बताया ये डायोड, यानी समझिए कि जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात जब करते हैं, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं, तो डायोड D1 किस में हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में, किस में आ जाता है, और D2 किस में आ जाता है, रिवर्स बायस में आ जाता है। तो जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, D2 आपका रिवर्स बायस में आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये फॉरवर्ड बायस में रिवर्स बायस में है, तो ये फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन स्टेट, और इसे कहते हैं ऑफ स्टेट, मैंने बताया हुआ था। तो जैसे ही ऑन स्टेट में आता है, मैंने बताया था कि इससे आप हटा के क्लोज्ड पाथ बना देते हैं और इससे आप कर देते हैं ऑफ, ठीक है, पाथ ब्रेक हो जाता था। तो कौन कंडक्ट कर रहा होगा, केवल D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है। अब बताइए, इसमें से करंट इस तरीके से जाएगा, करंट इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा भैया, अब ये इसमें से तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके लिए तो पाथ ब्रेक हो गया है, तो करंट इस तरीके से ड्रॉ, ठीक है, यानी आपको लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट मिला है, यानी हम बना सकते हैं आउटपुट, ठीक है, आउटपुट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ साइकिल, ठीक है, या नेक्स्ट हाफ साइकिल आप कह सकते हैं, ज़्यादा बेटर ये रहेगा। नेक्स्ट हाफ साइकिल में जब बात करते हैं तो डायोड D1 जो है, ध्यान से समझिएगा, डायोड D1 और D2 का स्टेटस को पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव ही पॉजिटिव, तो जिसके कारण से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, लेंस लॉ से आप इसको समझ, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से था ये डायोड्स, थे कि नहीं थे, और इस पाथ को चलिए पाथ रहने देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। देखिए, जैसे ही D1 पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हो, इसका मतलब ये रिवर्स बायस में आ गया। लेकिन इस डायोड D2 का स्टेटस देखिए कि ये वाला ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव से, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। D2 आपका आ गया फॉरवर्ड बायस में, ये आपका रिवर्स बायस में, यानी ये इस बार ऑन स्टेट में आ गया और ये इस बार ऑफ स्टेट में आ गया, जिसके कारण से क्या होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब करंट जो है वो कुछ इस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है, करंट कुछ इस तरीके से एंटर करेगा, ठीक है, और वो कंप्लीट पाथ को करेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आउटपुट आपको मिलेगा, आपको आउटपुट क्या करेगा, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किधर मिलेगा, आपके मन से है कि भाई ये तो प्लस माइनस इस तरीके से है कि नहीं है, तो आप उसके लिए सोच के देखिए किधर मिलेगा, ऊपर साइड बनाए कि नीचे साइड। तो एक बात दिमाग में लगाइए, लोड रेसिस्टेंस की बात को समझ के, लोड रेसिस्टेंस जब सपोज कीजिए कि मैं वो लोड रेसिस्टेंस रहता, चाहे मुझे डायोड D1 ऊपर वाला दे, चाहे डायोड नीचे से D2 वाला, मेरे लिए तो करंट दोनों ही इधर से आ रहा है ना, राइट से लेफ्ट आ रहा है, देखिए, सॉरी लेफ्ट टू राइट की आने बात कर, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से यहां तक आपका इस साइड से इस साइड की ओर ही आ रहा है करंट, ओके। अगर इधर से देख रहे हैं तो ये मेरा राइट टू लेफ्ट, ठीक है, कह सकते हैं राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यानी हम कह रहे हैं कि लोड रेसिस्टेंस के लिए करंट चाहे डायोड D1 से है चाहे डायोड D2 से है, दोनों के लिए तो एक ही डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, मतलब कांस्टेंट डायरेक्शन। डीसी करंट मतलब इसके लिए एक ही डायरेक्शन होगा, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तो हो गया फर्स्ट। फिर से उसी तरीके से अगला पॉजिटिव, तो फिर से पहला प्रोसेस रिपीट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑन ये ऑफ, फिर से करंट, फिर अगला, तो इसी तरीके से ये सर्किट क्या होगा, रोटेट होते रहेगा। एक बार D1 ऑन होगा, एक बार D2 ऑन होगा, ठीक है, और आपको हर समय केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में आपको आउटपुट मिलेगा, केवल एक ही डायरेक्शन में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। और आप कह सकते हैं कि आपने जितना दिया था वेव, उतना ही वेव आपको मिला है, कुछ भी कट यहाँ नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ फ्रैक्शन यहाँ कट होगा ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यहाँ पर स्टेप डाउन यूज कर रहे हैं, वोल्टेज कम हो रहा है। लेकिन आप कह सकते हैं कि आपने जितने वेव्स था 1 2 3 4, तो वहाँ पर 2 3 4 एक चीज़ और बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और बना देते हैं, तो फुल का फुल वेव यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर, इट इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये जो इसका फंक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं और किस तरीके से कहते हैं। फिर से वही आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फुल वेव का वजह क्या है।
अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि इसे फिर से रेक्टिफायर करना होगा। हाँ बिल्कुल रेक्टिफायर करना है, रेक्टिफायर फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में करना है। तो फिल्टर करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर या तो इंडक्टर, कैपेसिटर नहीं तो क्या यूज करते हैं, इंडक्टर यूज करते हैं। ओके, तो आप कैपेसिटर या इंडक्टर का यूज करके भी इसे बना सकते हैं। एनसीईआरटी बुक जैसे, एनसीईआरटी जैसे बुक में आपको ये सर्किट जो है कुछ इस तरीके से देखने में, आप सेंटर टैप को ही इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी बुक को मैं अगर बात करता हूँ कि एक तो मैंने ये बताया है, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। जैसे उस वाले बुक में, एनसीईआरटी बुक में इस तरीके से बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाया होगा, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो आप यहाँ पे चाहे तो कैपेसिटर लगा के फिर से फिल्टर कर सकते हैं। ओके, क्या लगा सकते, पैरेलल में लगाना होता है, ठीक है, इसके साथ पैरेलल में, अभी मैंने यहाँ जो बनाया था ठीक उसके पैरेलल में लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है, वो जो था वो आप नॉर्मली किसी बुक से भी पा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर का फंक्शन, ठीक है। वर्किंग कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझा दिया, वर्किंग मैंने समझा दी। एक चीज और आपका छूट रहा है, वो है रिपल फैक्टर, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जो डीसी है, ये जो आउटपुट है, वो कैसा डीसी है, पल्सेटिंग डीसी है, मतलब विथ एसी है। एसी के साथ डीसी है, कहेंगे कि इस वेव में रिपल्स है। कितना रिपल्स होता है, रिपल को गामा से डिनोट करते हैं। रिपल फैक्टर कितना होता है, IRMS बाई IDC या आई एवरेज की बात कर रहे हैं -1, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ रख देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, सिर्फ वैल्यू बताइएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिर्फ डिजिट बताया था कितना होता है, फिर से देखिए ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। कितना होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मैंने जितना बताया है, जितना भी मैं आपको कोशिश अगर मेरी पसंद आ रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने आगे के वीडियोज़ में, और आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, ठीक है, आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है, ताकि हम हमारी जो टीम है वो लगातार कोशिश करती रहेगी। थोड़ा सा गैप हो जाता है लंबा, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बट वी ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और मस्त रहिए।